आपने बिल्कुल सही कहा है कि हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, लेकिन जो टिप्पणी की डिटेल है वो ये है कि जो 90% जो वफ़ की जायदाद हैं, प्रॉपर्टी हैं, आप जो भी कह लीजिए, वो या तो मस्जिद हैं या तो कब्रिस्तान है। जैसे मेरे लखनऊ में ऐशबाग कब्रिस्तान है। मैं अगर उस ज़मीन का दायरा अगर मैं पैसे की मैं निकालूं कि उसमें कितनी कीमत की ज़मीन होगी, तो मैं कहूँगा कि 500 करोड़ की ज़मीन है। लेकिन उस कब्रिस्तान की ज़मीन में मुर्दे गड़े हुए हैं। हर साल जो कमेटियां बनती हैं, वो कमेटियां उसकी रख रखाव में, उसके देख रेख में वो पैसे नहीं, तो ये बात डिनाई तो नहीं हो रही ना कि वक्फ के अंतर्गत इस देश में तीसरे नंबर की जमीन है, इसमें तो डिनाई नहीं हो रही ना अमीक भाई। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपकी अमीश देवगन जी, आपकी ही बात पे मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारत की संसद में कहा था कि सरकार की जो निगाहें हैं रेलवे और डिफेंस के बाद मुसलमानों की वक्फ पे ज़मीनों पर है, क्योंकि ज़मीनें कम हैं भारत के अंदर। ज़मीनें बिल्डरों को देनी है, अपने मित्रों को देनी है, तो ज़मीन को कैसे कब्जा किया जाए, संशोधन करके एक ऐसा कानून, एक ऐसा कानून। नहीं, मेरी बात 30 सेकंड। देखिए, एक बात समझिए, जब कोई भी बिल बनती है तो आम सहमति से बनती है। भारत की संसद की सहमति ना, उसके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर खुश हैं। जगदम्बिका पाल जी लखनऊ आए, उन सारी कमिटीज में मैं भी शामिल था। आपको मालूम है जितने कमिटीज मुसलमानों की तरफ से शामिल थी डेलीगेशन में, जगदम्बिका पाल जी कमेटी ने एक भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। वही किया जो बिरला जी चाहते थे और मोदी जी चाहते थे। तो ये बिल तो सरकार का बिल है, भारत के लोगों का बिल नहीं है, भारत के मुसलमानों का बिल नहीं है। और ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिल है। जैसे कृषि बिल था, कृषि बिल के खिलाफ लोग खड़े हुए तो कहा साहब वो खालिस्तानी खड़े हो गए, अब मुसलमान खड़े हो गए, शाहीन बाग खड़े हो गए। अमीक भाई सुनिए ना, अमीक भाई सुनिए, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि हम तो इस बिल में संशोधन करके इसमें जो असीमित शक्तियां दी गई हैं वो सब कंट्रोल करके इसमें एक ऑडिट की व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि गरीब और मुसलमान लोगों को, महिलाओं को, सबको लाभ हो सके। लेकिन अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं अमीक भाई, तो अब ये संविधान सम्मत ये एक्ट ही नहीं है, यह एक्ट ही नहीं है। 150 से ज्यादा PIL फाइल्ड है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जिसपे कभी भी निर्णय आ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया था उसमें वक्फ एक्ट नहीं था, क्योंकि ये वक्फ एक्ट गवर्न होता है, इसका लीगल फ्रेमवर्क है मुस्लिम लॉज के थ्रू। भारत में मुस्लिम लॉ कैसे चलेगा, शरिया कैसे चलेगा? इसीलिए बाबा साहब ने इसको कभी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा ही नहीं। लेकिन अब जब चूंकि ये बन गया, 70 साल से चला आ रहा, तो इसकी विसंगतियों को दूर करना जरूरी है। अब बताइए, पावर ऑफ एंडोर्मेंट एक्ट था इसमें कि जितना जो भी संपत्ति एक बार मैंने घोषित कर दी है हमारी संपत्ति है। जैसे कल अभी बंगाल में उन्होंने बोला कि ईडन गार्डन वक्फ की संपत्ति है। अब ईडन गार्डन के लोगों को पेपर देके प्रूफ करना पड़ेगा वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाके कि भाई ये मेरी संपत्ति है। वक्फ को जब तक रखेगा, मन रखेगा, उसके अपने ट्रिब्यूनल में भेजेगा, ट्रिब्यूनल भी वक्फ का, उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें सही करने की जरूरत है कि नहीं? यही सब तो किया गया है, इसमें दिक्कत क्या है? अमीश जी पहले था कि हम महिलाओं को भी उसमें अधिकार दे रहे हैं, हम सांसदों को भी अधिकार दे रहे हैं कि आप आइए। औरंगजेब हो, वक्फ हो, ये लाइन एंड लेंथ सेम क्यों है? देखिए, औरंगजेब से लेके वक्त तक लाइन एंड लेंथ सेम क्यों है? देखिए अजय आलोक भाई अमेंडमेंट की बात कह रहे हैं। पूरे देश के जितने भी कानून हैं, हर चीज में अच्छे अमेंडमेंट होते हैं। हमारा ये कहना है कि आप अच्छे अमेंडमेंट करिए। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 1952 का जो 1359 का जो फसली है उससे मिलान करेंगे, और जो ज़मीनें मैच होंगी वो वफ़ की, जो मैच नहीं होंगी वो वफ़ की नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे डिपार्टमेंट हमारा, जिसने सारी ज़मीनों को क्लासिफाइड किया कि कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन घुरगड्ढा है, कौन वक्फ है, कौन मस्जिद है, कौन हिंदू कब्रिस्तान है, कौन सिख कब्रिस्तान है, तो सवाल ये है कि 1970 के दशक में जो सर्वे डिपार्टमेंट बना, जिसने ज़मीनें क्लासिफाइड की, मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी बिल तो देश में लागू नहीं हुआ, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया सर्वे करा के बता दिया कि 90% जो मस्जिदें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, फैज खान, ये कोई बात हो गई? फैज खान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए अमीश भाई, जहां तक ये बात कर रहे हैं ये केवल भड़काने वाली बातें हैं। ये रेगुलेट किया जा रहा है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये किसी भी तरह से खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं, यानी कि डिमोलिश नहीं किया जाएगा। अन्याय हो रहा है, बिल्कुल अन्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी असदुद्दीन ओवैसी ने यही कहा कि मस्जिदें छीन ली जाएगी, दरगाह छीन ली जाएगी, खानकाहें छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा। मैं दावा यही कह रही है, कांग्रेस भी तो यही लाइन ले रही है।
सपा भी तो यही लाइन ले रही मैं है। बारंबार कहता हूं, मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीतिक अपराधीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। ये 1 साल टोपी पहनकर जाते हैं अफ्तार पार्टी में, मुसलमानों को 5 साल टोपी पहनाते हैं। राहत इंदौरी ने कहा कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। 50 साल तक तुष्टीकरण करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, सैनिटेशन में सबसे पीछे, आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे। भाई तो तुम्ही ने तो किया, तुम्ही ने तो मुसलमानों की हालत ये की, और आज भी मुसलमानों को भड़का रहे हो। उनको पढ़ने लिखने, कोई प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही है, मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि किरण रिजिजू जी ने संसद में ये स्पेसिफाई किया है कि आज एक बौद्ध को मना किया जा रहा है वक्फ पर बोलने के लिए, लेकिन एक बौद्ध ये सुनिश्चित करता है मुस्लिमों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा, वक्फ का एक भी पैसा मुसलमानों के अतिरिक्त इधर उधर नहीं जाएगा, उनको पूरा अधिकार मिलेगा। मां बहनों को जो हक मिलना था, जो हॉस्पिटल बनने थे, जो विद्यालय बनने थे, जो अब तक नहीं बने, वो पूरा होगा। अच्छा, मेरा आपने बोला, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर शोएब जमई भी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। मैं उनका रुख करता हूं, ये क्यों इतना हल्ला मचाने की आवश्यकता है और ये कहने की जरूरत है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी? ये डर का माहौल क्यों? मस्जिद दरगाह पे कब्जा करना चाहते हैं, ये डर का माहौल क्यों? देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट हैं इसमें, मैं उनसे आशा करता हूं कि वो थोड़ा सा पढ़ें, और पढ़ने के बाद उनको समझ में आएगा ये जो वक्त के अमेंडमेंट का जो बिल अभी जो ड्राफ्ट आपने देखा है, उस ड्राफ्ट को पढ़िए। थोड़ा पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि वक्फ बाय यूज़र क्या है। अब मैं इनसे पूछ दूं अगर वक्फ बाय यूज़र क्या है तो कुछ नहीं पता होगा। आप सब पता है, ये नहीं इकराम नहीं इसमें रबिकल है, ये उनको 40 सेकंड बोलने दीजिए। 150 पेज की पुस्तक लिखी है हम लोगों ने, नाम है रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, वक्फ बिल 2024। एक सेकंड, वो पहले बोलने दीजिए। वक्फ बाय यूज़र क्या होता है? अगर उसमें हम 1995 के एक्ट से जो है अगर उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो क्या उसका असर पड़ेगा? वक्फ बाय यूज़र द रिलीजियस स्ट्रक्चर और द रिलीजियस प्लेस विच हैज़ बीन यूज फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। अब इस देश में हज़ारों मंदिर हैं, हज़ारों गिरजाघर हैं और हज़ारों दूसरे धर्मस्थल हैं जो टाइम इमेमोरियल से इस्तेमाल में होते आ रहे हैं। उसी तरह वक्फ के नाम पर कई सारी सैकड़ों जो है मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, जो टाइम इमेमोरियल से यूज़ होती जा रही है। जिसको वक्फ किया गया, आप उसको कैसे रेगुलराइज करेंगे? उन मंदिरों के कागज़ लेके आप आएंगे जो यहाँ से DDA के ज़मीन पे बनी है, पार्क पे बनी है और यहाँ से पुलिस स्टेशन पे बनी है या सड़क के किनारे बनी है, कैसे रेगुलराइज करेंगे? उसी तरह आप वक्फ में जो वक्फ बाय यूज़र जो यहाँ से इसको ये अमेंड कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा खतरनाक है। इससे कोई बड़ा धन्ना सेठ या कोई वक्फ के ठीक है, ओके।